हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा सेशन जो है वो इंडियन पॉलिटी के फिर एक न्यू चैप्टर न्यू पार्ट नंबर 9A से संबंधित है। 9A का जो हेडिंग है वो है म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाएँ या नगर पालिकाओं से संबंधित है हमारा आज का सेशन, जो इंडियन पॉलिटी का है, संविधान का है। और आज के सेशन में हम नगर पालिकाओं के इतिहास, उसके वर्तमान और उसके संवैधानिकीकरण से संबंधित हर पहलू पर बात करने वाले हैं। आप इस सेशन को अंत तक ध्यान से देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन को देखने के बाद नगर पालिकाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस सेंट्रल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हमारा फेसबुक पेज आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिस पर डेली क्विज करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर विषय का क्विज, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, हर विषय के आपको क्विज वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इन सबों से जुड़ सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 9 से संबंधित है और जिसका हेडिंग है म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना है कि नगर पालिकाएँ जो हैं वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन मतलब, जैसा कि हमने पंचायतों के बारे में बात की थी कि पंचायतें रूरल एरियाज़ के लिए हैं। रूरल एरियाज़ है ना, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित हो, इसके लिए पंचायतों की स्थापना की गई। ठीक उसी प्रकार अर्बन एरियाज़ जो हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है उसको संचालित करने के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना हमारे संविधान के द्वारा की गई है। जब हम इसके विषय में बात करें तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है हमारे इंडिया में। तो हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले नगर पालिकाओं का जो विकास हुआ है हमारे देश में वो मद्रास में हुआ है। मद्रास में सन 1687-88 में 1687-88 में सबसे पहले भारत में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। उससे जब आगे चलते हैं तो एक अगला साल हमें मिलता है 1726। 1726 के साल में बम्बई और कलकत्ता में भी नगर निगमों की स्थापना की गई। तो अब तक हमारे देश में 3 नगर निगम स्थापित हो चुके थे। कौन कौन? 1687-88 में मद्रास में और 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना कर दी गई। वहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो एक साल आता है 1870। 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ नियम पेश किए गए, जिसमें शहरी स्थानीय स्वशासन जो है इसकी भी बात की गई थी। लॉर्ड मेयो को आपको याद रखना है, और इनको क्यों याद रखना है? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात इनके समय, इनके कार्यकाल में की गई थी। आगे जब हम चलते हैं तो फिर एक साल आता है 1882 का, 1882 का। 1882 के साल में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए अधिनियम पेश किए गए, जिसको मैग्ना कार्टा फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है, सेंटेंस है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके कार्यकाल में पेश हुआ या किसके कार्यकाल को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए अधिनियम पेश किए, और उसी अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, है ना, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो मैग्ना कार्टा फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। इनको याद रखना जरूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों, ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में बात कर ली है। लॉर्ड मेयो, जिनको फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है, और लॉर्ड रिपन, जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में जाना जाता है। वहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो अगला एक साल आता है 1907 का, 1907। सन 1907 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इस कमीशन के अध्यक्ष थे हॉब हाउस। और इस कमीशन ने सन 1909 में अपनी रिपोर्ट दी। 1907 में इसको बनाया गया और 1909 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन के लिए भी बात की गई।
वहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो अगला हमें साल मिलता है 1924, 1924। 1924 के साल में कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया केंद्रीय विधायिका के द्वारा, है ना। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसके द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया 1924 ईस्वी में। अभी भी हमारे भारत में कई जगहों पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स की स्थापना की गई है जो लोकल जो गवर्नमेंट के रूप में भी कार्य करती हैं, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। इससे जब हम आगे चलते हैं तो हमें साल मिलता है सन 1935 का, और उस समय फिर एक अधिनियम आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, स्टेट ऑटोनॉमी की बात की गई थी, प्रांतों को स्वायत्त रूप से शासन करने की छूट दी गई थी। इस प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में एक बात और की गई थी, और वो ये था कि पंचायतों को या स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को राज्य सूची का विषय बनाया गया था, मतलब राज्यों को हैंडओवर किया गया था। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। तो इन वर्षों में हमने स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जो शहरी क्षेत्रों में थी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित थी, उनके हिस्ट्री में उसकी जो क्रोनोलॉजी है और कैसे कैसे उनका विकास हुआ, इस पर बात की अभी तक। जब हम इससे आगे चलते हैं, भारत आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद होने के बाद इसके संवैधानिकीकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की जब बात आती है तो वहाँ पर चलते हैं। तो फिर से एक बार जो बातें हमने पंचायत के रेफरेंस में की थी वही बातें यहाँ भी रिपीट होती हैं। क्या क्या? जैसे नंबर 1, सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इसके लिए कोशिश की गई, जहाँ पर पंचायतों को संविधान में शामिल करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक और नगर पालिकाओं को संविधान में शामिल करने के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया अगस्त 1989 में। 1989 मतलब 1989 में जब लेकिन वो लोकसभा से पास हुआ, परंतु राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, वहाँ वो निरस्त हो गया, कोशिश असफल होगी। जब वहाँ से आगे चलते हैं तो हमें मिलती है वीपी सिंह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और एक गठबंधन सरकार थी। इसके द्वारा भी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जून 1990 में 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें इससे संबंधित बातें की गई थी। बाद में एक संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा जो है वो भंग हो गई, तो विधेयक समाप्त हो गया। वहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में इसके लिए फिर से एक बार कोशिश की गई, और पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो फाइनली पास भी हो गया संसद के दोनों सदनों से, और उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई, राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई। उस समय जाकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में लागू हुआ, और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो नगर पालिकाओं से संबंधित था वो 1 जून 1993 को जाकर के देश में लागू हो गया, और अब देश में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया। तो ये इसके संवैधानिकीकरण की बात हुई। अब हम इससे जब आगे चलते हैं तो हमें ये जानना है कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक में क्या क्या बातें की गई। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 74वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में एक नया भाग, न्यू पार्ट ऐड किया गया, पार्ट नंबर 9A, जो पंचायतों को ऐड किया गया था पार्ट नंबर 9 में, और नगर पालिकाओं को ऐड किया गया पार्ट 9A में। पंचायतों के लिए जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेकर के 243O तक है, और नगर पालिकाओं के लिए जो अनुच्छेद हैं वो 243B से लेकर के 243ZG तक है। पंचायतों के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई, और नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची ऐड की गई, है ना, 12th शेड्यूल ऐड किया गया। पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए, और नगर पालिकाओं को 18 विभिन्न विषयों पर अधिकार दिए गए। ये सब बातें हमें याद रखनी है। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमें ये जानना है कि नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन, इसकी बात कर लेते हैं। पहली है नगर परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद उन कस्बा एरियाज के लिए होती है जो पहले गांव के रूप में थे, लेकिन विकसित होते होते वो गांव से वो कस्बा बन गए हैं। कस्बा मतलब थोड़े ज़्यादा विकसित हो गए हैं, लेकिन अभी वो शहर नहीं बन पाए हैं। गाँवों से अधिक विकसित हैं और शहरों से कम विकसित हैं, उसे कस्बा कहा जाता है। तो कस्बा क्षेत्रों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद की स्थापना की जाती है।
इसका दूसरा रूप है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं छोटे शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। और इसका तीसरा क्षेत्र है नगर निगम, है ना, जिसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम जो है वो बड़े शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं और कई मेट्रो सिटीज ऐसे हैं, कई जो आपके भारत में जो नगर हैं, है ना, उन नगरों में एक से अधिक नगर निगम भी कार्यरत हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, अब बेंगलोर, चेन्नई को ले सकते हैं, यहाँ पर एक से अधिक नगर निगम कार्य कर रहे हैं। इन तीनों को नगर पालिकाएं ही कहा जाता है रफली। तो अभी मैंने बताया कि नगर पालिकाओं के 3 रूप होते हैं, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। इसको याद रखना है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि भारत में 8 विभिन्न प्रकार की शहरी स्थानीय संस्थाएं स्थापित की गई। 8 प्रकार की हैं। There are 8 types of urban local bodies in India. They are number 1 नगर पालिका, मतलब म्यूनिसिपल काउंसिल, या सॉरी म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं, म्यूनिसिपैलिटी। दूसरा है नगर निगम, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी इसको कहा जाता है। चौथा है शहरी क्षेत्र समिति, है ना, टाउन एरिया कमेटी कहा जाता है इंग्लिश में। पांचवा है टाउनशिप। छठा है छावनी बोर्ड, जिसको इंग्लिश में कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। सातवां है पत्तन न्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट, है ना, ट्रस्ट। और आठवां है विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसीज। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज established in India in various other locations, other areas। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हम 74वें संविधान संशोधन विधेयक की विशेषता के ऊपर बात करेंगे कि 74वें संविधान संशोधन विधेयक की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है, जिस पर हमने चर्चा की। वार्ड समितियों की बात की गई। हर नगर पालिका को या नगर निगम को छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा गया है। और वार्ड कमेटी की बात की गई है आर्टिकल नंबर 243S में। वार्ड कमेटी के जो सदस्य इलेक्शन जीतते हैं उनको वार्ड पार्षद कहा जाता है। उसके बाद इसमें भी पदों के आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशंस की बात की गई है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर ST SC के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है जो 5 वर्ष का होता है। नगर पालिकाओं में के इलेक्शन को लड़ने के लिए योग्यताएं तय की गई हैं, उनकी अयोग्यताएं भी तय की गई हैं। 21 वर्ष मिनिमम एज है, मैंने बताया था पंचायत वाले सेशन पर जब हम बात कर रहे थे उसमें भी। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी स्थापना की बात की गई है, जो इसके लिए अल्टरनेट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन करवाएगी। ये भी कहा गया है कि अगर बीच में कोई पोस्ट खाली हो जाता है तो विदिन 6 मंथ, 6 माह के भीतर उसके लिए चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात भी की गई है और राज्य वित्त आयोग के लिए आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 243Y। और सोशल ऑडिट की बात यहाँ भी की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों पर इसको लागू करवाया गया है। जिला योजना समिति, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की गई है। महानगर योजना समिति की बात की गई है। मेट्रोपॉलिटन आपको प्लानिंग कमेटी कहा जाता है उसको। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है और इसके लिए भी एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात की गई है, जो नगर पालिकाओं के इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनका समाधान करेगी। मोर और लेस कई बातें पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक समान ही है, कई जगहों पर अलग अलग भी चीज़ें हैं। तो इन दोनों सेशंस में, पंचायत वाले सेशन में भी और नगर पालिकाओं वाले सेशन में भी, हमने उसको रिवाइज भी किया है और पढ़ा भी है। अब हम इस सेशन के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और आखिरी हिस्से में जाते जाते एक बात आपको और भी जाननी चाहिए, वो ये कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं या शहरी स्थानीय संस्थाएं जो हैं, उनसे संबंधित केंद्र में 3 अलग अलग मंत्रालय हैं, या इसको यूँ कहें कि केंद्र के 3 विभिन्न मंत्रालय इस शहरी स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, उसकी देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो संस्थाएं, वो मंत्रालय कौन कौन से हैं, उन पर बात कर लेते हैं। पहला मंत्रालय है नगर विकास मंत्रालय। नगर विकास मंत्रालय की स्थापना सन 1985 में हुई, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनका कामकाज देखता है। एक दूसरा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, जो कैंटोनमेंट एरियाज़ में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और उससे संबंधित है। और तीसरा मंत्रालय है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए
नियम कानून बनाना और उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3 मंत्रालय केंद्र सरकार के कौन कौन? नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा और आप इससे अपने नॉलेज में को थोड़ा इनरिच कर पाए होंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सच में अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा, आपके लिए अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।